नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे क्लास 11 पोल साइंस की और कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 11 पोल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी ये हमारा रिवीजन बैच रहेगा, यानी कि अब तक हम जितने भी चैप्टर्स डिटेल में डेप्थ में नोट्स के साथ कवर कर चुके हैं, अब हम उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे इस सीरीज के थ्रू। अब बात आती है कि इस सीरीज में ऐसा क्या रहेगा। तो इस सीरीज में मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मेन थीम मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि एटलीस्ट इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, तो वो होते हैं जो थीम मेन थीम से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया इस सीरीज में। दूसरे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो यूटीज हो, चाहे वो मिड टर्म के एग्जाम हो, चाहे वो आपके फाइनल एनुअल एग्जाम हो। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी सीट फिक्स होती है। डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या आता है कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में इंक्लूड किया गया है और ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, चैप्टर वगैरह को बहुत अच्छे से कवर कर दिया, तो इस सीरीज़ के थ्रू एक रिवीजन मिलेगा आपको और एक बूस्टर डोज भी आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये चैप्टर मेरा अच्छे से हो चुका है। दूसरा ये कि अगर रिवीजन वगैरह में या फिर आपके चैप्टर ठीक से कवर नहीं हुए तो भी यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरा रहता था। ओके, तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हम आपको आंसर देने वाले हैं इजी लैंग्वेज में पॉइंट्स के थ्रू, तो आपको एक आइडिया ये भी लगेगा कि आंसर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उनके आंसर आपको किस टाइप से देने हैं। ओके, आज हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ओके, संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन, उसके बाद 2 और 4 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान क्या होता है। ठीक, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान है वो कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन चलता है या फिर होता है। इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि संविधान क्या होता है कि किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानूनों की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं नियमों कायदे कानूनों को हम बोलते हैं संविधान। ओके, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो ना, यानी कि संविधान क्या है कि संविधान ऐसे नियम कायदे कानूनों को कहते हैं जो किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। दैट्स ऑल। जैसे आपके स्कूल का टाइम टेबल है, वो क्या है, वो आपका संविधान है। ठीक, स्कूल का संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसे ही आपके घर के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, हालांकि वो रिटन में नहीं है, नॉन रिटन फॉर्म में, तो वो क्या है, वो आपके घर का संविधान है। ठीक, तो अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ में आए वैसे आपको बताना है कि संविधान होता क्या है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि संविधान का प्रथम सबसे पहला कार्य क्या होता है, यानी कि संविधान का प्राथमिक कार्य क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है संविधान का वो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये कुछ बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम तालमेल और आपसी विश्वास बना रहे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये कुछ नियम हमें देता है। ओके, बुनियादी मतलब बेसिक नियम होते हैं जिससे कि आपसी तालमेल बना रहता है, यानी कि कोई दूसरे को दबा नहीं पाता, या ये भी नहीं होता कि कोई एक वर्ग है वो बाकी को दबाने की अगर कोशिश करे तो वो ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ऐसे नियमों को देना, ऐसे नियमों के समूह को उपलब्ध करवाना जिससे कि समाज के लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर पाए और जिससे कि आपस में तालमेल बना रहे। तो ये पहला कार्य होता है, सबसे पहला कार्य होता है। ठीक, अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो कि संविधान का सबसे पहला कार्य होता है कि हमें कुछ ऐसे नियम देना जिससे कि समाज ठीक तरीके से कार्य कर पाए, जिससे कि समाज का आपस में तालमेल वो बना रहे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड जो 1 मार्कर में क्वेश्चन है वो रहेगा कि किन्हीं 3 देशों का उदाहरण दीजिए जिनके संविधान का निर्माण सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद हुआ है। ओके, यानी कि हमें क्या बताना है, 3 देशों के नाम बताने। कौन से 3 देशों के नाम बताने कि जहां पर संविधान का निर्माण है वो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुआ है, यानी कि पहले वहां आंदोलन हुए उसके बाद वहां पर बना है संविधान। तो इसमें रहेगा भारत। भारत के साथ भी ऐसा हुआ, हमने लंबा संघर्ष किया है। ओके, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब अंग्रेज भारत छोड़ गए फिर हमने संविधान बनाया। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। पहले जो संविधान था उसके दौरान रंगभेदी सरकार थी,
उसके बाद 1994 में जब 1994 में संविधान दोबारा से बना है तो एक लंबे संघर्ष के बाद वो संविधान बना था। ऐसा ही कुछ यूएसए में हुआ था। ओके, तो 3 देशों के नाम कौन से हैं? भारत, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पर संविधान का निर्माण है वो लंबे संघर्ष के बाद या सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 4th क्वेश्चन दिया गया है इसी चैप्टर में से 1 मार्कर में कि भारतीय संविधान के निर्माण की समय अवधि बतानी है। ओके, समय अवधि का मतलब है कि कब से कब तक इसको तैयार किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया। ओके, बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 डेज लगे थे। इसकी बात हम आगे भी करने वाले हैं, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में संविधान को जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अध्याय में संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा गया। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि भाई ये होता क्या है। जीवंत दस्तावेज का मतलब ये होता है कि जीवित, लिविंग डॉक्यूमेंट, कि मतलब ये नहीं, मुर्दा नहीं है हमारा संविधान, लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई है कि इसको हम बदल सकते हैं जब जरूरत हो। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग बूढ़ा नहीं हुआ है, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग ये भी बदलता रहा है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि 1947 का भाई उसी को 47, 49 का कि भाई अभी उसी को ही हम फॉलो करें, ऐसा नहीं। ये जैसी जैसी हमारी ज़रूरतें बदलती गई वैसे वैसे संविधान में हम बदलाव करते गए, संशोधन करते गए। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट हमारा, तो ऐसी पहले से ही बात कही गई थी कि हमारा संविधान कैसा होगा? लिविंग डॉक्यूमेंट रहेगा, जीवंत दस्तावेज रहेगा। तो इसकी बात कहाँ की गई? 9वें अध्याय में की गई, 9th जो चैप्टर है वहाँ पे बात की गई कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? ओके, अब ये संविधान सभा क्या है कि भारतीय जो संविधान है वो संविधान किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया है, ओके, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। तो उन लोगों की सभा को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला गया उसको। तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी हमें बताना है। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि तब से ये काम पे लग गए थे कि हमें संविधान को तैयार करना है, और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था। उस बाद 7th क्वेश्चन दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो उस वक्त जो देश के हालात थे इतने अच्छे नहीं थे कि पूरे देश में चुनाव करवाए जा सके सीधे तौर पे, तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष विधि से इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। कैसे किया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। एक तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने चुना था, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको चुना हुआ था। ठीक, उनके सदस्यों ने फिर आगे इन मेंबर्स को चुना था, यानी कि लोगों ने चुना था उन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, और उन सदस्यों ने फिर अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्टली चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। तो यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से जनता के चुने हुए ही ये प्रतिनिधि थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 8th क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का अनुपात किस प्रकार निर्धारित किया गया था? ये हमें बताना है कि कौन से सदस्य कहाँ से आए थे। तो ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों से 292 सीटें फिक्स की गई थी। ओके, और जो देशी रियासतें थी वहाँ से 93 सीटें थी वो फिक्स की गई थी, यानी कि इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया था। यानी कि यहाँ देखिए कि 292 जो सीट्स थी वो प्रांतों से थी जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, और जो देशी रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें भी उस वक्त थी, तो वहाँ से 93 सीटें आवंटित की गई थी। यानी कि कोशिश की गई थी कि देश के हर एक कोने से प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है, वो संविधान सभा में होना चाहिए। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन दिया गया कि प्रत्येक प्रांत की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था? तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। यानी कि ये देखा गया था कि स्टेट ए लगा लीजिए, तो एक स्टेट में जितनी जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है उनको उतनी सीटें देगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जितनी सिख समुदाय की उतनी सीटें उनको दे दी गई, और जितनी सामान्य अदर कम्युनिटीज़ की मिल करके थी तो उनके अनुपात में उनको सीटें देगी। इस तरीके से
कोशिश की गई थी कि सभी वर्गों के, समाज के सभी तबकों के, सभी धर्मों के लोग हैं वो शामिल होने चाहिए संविधान सभा में, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया, जो हमारा 10वां प्रश्न है वो हमें दिया गया, जस्ट ए मिनट। तो 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, ये हमें बताना है, अथवा भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। लागू हालांकि बाद में हुआ था, लेकिन बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 11th क्वेश्चन दिया गया। 11th क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा प्रावधान बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो सार्वभौमिक मताधिकार का जो प्रस्ताव वो बिना किसी वाद विवाद के, यानी कि कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था, ये भाई फाइनल है, सबने कहा कि डन है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। जो सार्वभौमिक मताधिकार की अगर बात करें तो ये क्या होता है, यानी कि सभी लोगों को एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार देना बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी रंग रूप से हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन रख दी गई। जैसे उस वक्त 21 वर्ष थी, बाद में कम कर दी गई थी। तो जैसे अपने देश में वोट कौन डाल सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और वो पागल, दिवालिया या गंभीर किस्म का अपराधी नहीं होना चाहिए। बाकी सभी वोट डाल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो ये जो प्रस्ताव था वो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया था संविधान सभा में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, यही सेम क्वेश्चन दिया गया कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हो, मतलब ये होता क्या है। तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देना, यानी कि सबको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का एक समान अधिकार देना, उसे बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। यानी कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद 13th जो क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, संविधान सभा की मुख्य कमेटियां कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल 8 कमेटियां थी। ओके, अलग अलग कार्यों को डेप्यूट किया गया था इनको कि ये कार्य आप करेंगे, ये कार्य आप करेंगे। तो कुल 8 कमेटियां थी जिन्होंने मिलकर के इस संविधान को तैयार किया था। ओके, हालांकि इसमें ये नहीं था कि ये कमेटी ने ही अकेले तैयार किया था, तो ये कमेटियां थी। उसके बाद जब डिबेट होती थी, बहस होती थी, वाद विवाद होता था, तो उसमें सभी सदस्य फिर अपने अपने विचार रखते थे कि यहाँ पे हमें बदलाव करना है, यहाँ पे हमें नहीं करना है। तो कुल कितनी कमेटियां थी, 8 कमेटियां थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 14th क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। जो 8 कमेटी थी उनमें से एक कमेटी, एक समिति थी, वो थी प्रारूप समिति। इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जैसे मोटे तौर पे एक डाटा तैयार करना कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ओके, तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो उसके जो सभापति कह लीजिए, चेयरमैन कह लीजिए, तो वो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, यानी कि 8 कमेटियां थी, उनमें से जो एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप कमेटी, तो उसके जो चेयरमैन या फिर सभापति या अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ओके, उसके बाद 15th क्वेश्चन दिया गया कि भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। यानी कि इसकी पूरी जो संविधान निर्माण सभा थी कंप्लीट, उसके अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना है। तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में आगे चल करके देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लगभग इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछें या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछें। तो थोड़ा सा आपको सोच करके ही रिप्लाई देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 16th जो क्वेश्चन दिया गया, 16वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितनी समयावधि के बाद बनकर तैयार हुआ। ओके, टोटल हमें टाइम पीरियड बताना है कि कितना टाइम लगा था और इसकी कितनी बैठकें हुई थी, ये भी हमें बताना है। तो कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, और इस समय 166 बैठकें हुई थी, 166 जो मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद ये फाइनल बनकर के तैयार हुआ था। ओके, उसके बाद 17th क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में ही हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद 11th को हुई थी, उसके बाद 13th को हुई थी। जो 13 दिसंबर को मीटिंग हुई थी
उस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि जैसे एक टारगेट सेट करना, मान लीजिए कि आपकी क्लास का डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन, क्लास डेकोरेशन कंपटीशन होना है, तो उससे पहले टीचर आपको बताने कि भाई हमें करना क्या है, ये करना है, ये वॉल ऐसे लगानी है, ये चीज़ ये करनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या उद्देश्य, एक टारगेट सेट हो जाता है कि हमारा टारगेट ये है। तो ऐसे ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि हमारे टारगेट ये रहेंगे, हमें ये बनाना है, ऐसा बनाना है। ठीक, तो ये वो था उद्देश्य प्रस्ताव और ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये थे हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन। और अब हम बात करेंगे 2 और 4 मार्कर क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ ही कर दिया, ये इसलिए कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन और 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन होते हैं, जो कई बार 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है, कई बार 4 मार्कर में आ जाते हैं, क्योंकि उसको हमें अगर 2 मार्कर में पूछा गया तो उससे कोई 2 विशेषता ही हमें लिखनी होती है। जब 4 मार्कर में तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में हम चले जाते हैं। ओके, तो इसमें 2 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के कार्य क्या है। ओके, क्या कार्य है। अब ये देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन कई टाइप से बन सकता है। संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेन कीजिए, एक ही बात है। ओके, यानी कि आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो संविधान पहला कार्य क्या होता है संविधान का, कि संविधान समाज में बुनियादी नियमों को उपलब्ध करवाता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, ओके, उससे पहले फिक्स होता है ना, यहाँ से बॉलिंग की जाएगी, यहाँ से बैट्समैन होगा, ऐसे रन दौड़ने हैं, इस टाइप से 4 लगेंगे, इस टाइप से 6 लगेंगे, वो फिक्स हो गए रूल। तो रूल होते हैं, उसके बाद वाद विवाद कम होते हैं कि हम ऐसे होगा। तो ऐसे जो संविधान है वो क्या हो गया, जो नियम है क्रिकेट के, वो क्रिकेट का संविधान हो गया। ऐसे समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ नियम चाहिए। ये नियम कौन देता है, संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ओके, तो पहला कार्य, संविधान समाज में बुनियादी नियमों को उपलब्ध करवाता है। दूसरा, संविधान स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी। दूसरी चीज कि संविधान हमें ये बताता है कि डिसीजन कौन लेगा, यानी कि सरपंच कौन होगा, मुखिया कौन होगा, घर का, देश का, सरकार का। ओके, और सरकार बनेगी कैसे, वो क्लियर किससे होता है, संविधान तय करता है कि ऐसे ऐसे ये प्रोसीजर रहेगी। क्योंकि अगर लिखा ना हो तो रोज़ ही मतलब जुतम पे जार हो जाएंगे ना, कि भाई ऐसे बनेंगे, ये बनेंगे। तो वो चीज़ें फिक्स हो जाती है, क्लियर कर दी जाती है, व्याख्या कर दी जाती है, डिटेल में एक्सप्लेन कर दी जाती है संविधान के द्वारा। ओके, ये अलग अलग भी लिख सकते हो कि दूसरा कि संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, और तीसरा संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि सरकार बनेगी कैसे। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएं भी निश्चित करता है कि सरकार है वो किस प्रकार के नियमों को लागू करेगी, किस प्रकार के कानूनों को लेके आएगी और क्या नहीं करेगी। यानी कि संविधान ये भी तय करता है सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, दोनों चीज़ों को क्लियर करता है। इसके साथ साथ संविधान है वो जनता को भी अपने केंद्र में रखता है। संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा कर पाए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर पाए। यानी कि इसके साथ साथ संविधान क्या करता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इस चीज़ को निश्चित करता है। दूसरा, संविधान इस चीज़ को भी निश्चित करता है कि किस तरीके से जनता की भलाई के कार्य वो सरकार करेगी। ओके, यानी कि ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करता है हमारा संविधान। तो ये हो गए संविधान के कार्य। ओके, दोबारा से भी आप देख सकते हो कि संविधान हमें कुछ बेसिक नियमों को देता है। संविधान ये निश्चित करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान ये निश्चित करता है कि सरकार क्या कर सकती है। संविधान ये निश्चित करता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जनता की भलाई कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें संविधान के द्वारा ही हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 2 और 4 मार्कर क्वेश्चन में ये दिया गया कि संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है। संविधान है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी जो मर्जी में आएंगे उस तरीके से करेंगे, मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि कानून का शासन होता है, संविधान का शासन। तो सरकार को भी कानून के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार ही शासन करना होता है, यानी कि अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे हम देखते थे मोनार्की सिस्टम जो होता था राजतंत्र में, राजा का जो मन होता था वो करता था, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबके लिए एक जैसे नियम है, यानी कि 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 रूल। ओके, तो अब सरकार की शक्तियों को कैसे सीमित करता है हमारा संविधान, तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करता है, जिससे कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर पाए। पहली चीज़ ये होती है कि संविधान हमारे कुछ अधिकारों को स्पष्ट करता है, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, और उनको सरकार हमसे नहीं छीन सकती। अब इससे क्या हो गया,
सरकार की शक्तियाँ सीमित हो गई, यानी कि वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। हमारे जो राइट्स है वो हमारे पास रहेंगे, उनको छीने नहीं जा सकते, तो सरकार की शक्तियाँ ऑटोमेटिक सीमित हो गई। दूसरा, संविधान नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण की गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार मनमर्जी से किसी को अरेस्ट नहीं करवा सकती, किसी को बंदी नहीं बना सकती, किसी को तंग नहीं किया जा सकता। उसमें भी हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, ओके, सुरक्षा की हमें गारंटी दी गई है। तो इस तरीके से भी सरकार की शक्तियाँ सीमित हो जाती कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती। तीसरा, संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार भी देता है। हमारे पास कुछ मौलिक आज़ादी है जिसके खिलाफ अगर सरकार भी जाती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से सरकार के जो शक्तियां हैं उनको सीमित करता है हमारा संविधान। उसके साथ साथ आप फोर्थ पॉइंट में भी लिख सकते हो कि संविधान ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है, संविधान ये भी तय करता है कि संविधान जो सरकार है वो क्या नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सरकार को बाउंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये किया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा, और जो किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखी है। हमें बताना है कि भारतीय संविधान, ये क्वेश्चन आपका श्योर रहेगा एग्जाम में, लगभग से श्योर मान के चलिए कि भारतीय संविधान सभा के बारे में हमें लिखना है। तो ये डिटेल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, 4 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकता है, तो कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। यानी सबसे पहले शुरुआत इससे पहले भी एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि संविधान सभा वो सभा थी जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, ओके। एक लाइन में लिख दूंगा ना कि संविधान सभा का अर्थ है कि वो सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, और भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनको आम जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना था। उनका चुनाव कैसे हुआ था कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ठीक, किससे, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो ये आप लिख सकते हो कि इनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। इसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। यानी कि अगला जो हमारा पॉइंट बन जाएगा कि जो संविधान सभा है उसमें सभी धर्मों के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय अनुसूचित जाति के 28 सदस्य भी थे। यानी कि सिर्फ सभी धर्मों के नहीं बल्कि समाज के सभी तबकों के, सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया था, ताकि उसमें कहीं पर भी कमी की कोई गुंजाइश ना रहे। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का दबदबा था, उन्हें लगभग 82% सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यानी यहाँ देखिए कि कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए कि संविधान सभा क्या थी, कि भारतीय संविधान की रचना करने वाली या निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है, और इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त सब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक। तो अप्रत्यक्ष तरीके से ये चुने गए थे। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे, इसमें समाज के सभी तबकों, सभी वर्गों के लोग शामिल थे। लगभग 28 सदस्य अनुसूचित जाति के भी उस संविधान सभा में शामिल थे। उसके बाद की अगर पार्टी की बात करें तो संविधान सभा में जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि उस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी वही थी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी वही थी, तो उसका दबदबा था। 82% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। हालांकि उसमें भी अलग अलग तबकों के, वर्गों के, धर्मों के लोग शामिल थे, इसलिए हमारा जो संविधान था वो एक बेहतरीन संविधान बन पाया था, ओके। तो ये बस इतना ही बताना है। उसके बाद अगर और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, वो दिसंबर 1946 में हुई थी, और संविधान बनकर के तैयार हुआ था नवंबर 1949 में। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था। तो ये कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो यही क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 4th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 मार्कर में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के प्रमुख हमें स्रोत बताने कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। अगर हम स्रोतों की बात करें तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, लॉन्ग में आता है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला जो स्रोत है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगर हम बात करें हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो हमने यहीं से लिया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ज़्यादातर जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको हमने ज्यों का त्यों उठाया और कॉपी पेस्ट कर लिया अपने संविधान में, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेटेड जो रूल्स थे और वो हम लेकर के आए थे, ठीक।
उन्हीं को ही हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, बाकी एज इट इज़ को ले लिया था। तो सबसे ज़्यादा जो जिससे हम प्रभावित रहे हैं, हमारा संविधान जो प्रभावित था वो इसी से प्रभावित हुआ है, यानी कि इसी से हमने नियमों को लिया है। उसके बाद दूसरा ब्रिटेन का संविधान, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, जैसे कि सरकार किस प्रकार से सरकार का गठन हुआ, संसदीय प्रणाली है, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था तो हम उन चीज़ों को देखते आ रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली। जैसे संसदीय प्रणाली की हम बात करें, मंत्री परिषद का गठन है, प्रधानमंत्री का पद है, इस टाइप की चीज़ें हमने वहाँ से ली है। उसके बाद आयरलैंड का संविधान है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमने ली है, जैसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि सरकार को ये करना चाहिए, कुछ चीज़ें कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें हमने यहाँ से ली है। अगर हम यूएसए के संविधान की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था हमने यहाँ से ली है। ऐसे कनाडा के संविधान की बात करें तो यहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था को हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना को एज इट इज़ ले लिया है। जर्मनी के संविधान की अगर बात करें तो यहाँ से हमने आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, इमरजेंसी जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो हमने यहाँ से ली है। ऐसे ही नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस पार्टी ने, और उसमें भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कुछ सदस्य जिनमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इस कमेटी के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो रिपोर्ट एक तरीके से भारत का संविधान था उस समय, ठीक। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी ली है। तो ये स्रोत हैं भारतीय संविधान के कि हमने भारतीय संविधान को कहाँ से प्रेरित होकर के बनाया, ठीक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब इतना समझ लीजिए, जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपके 2 और 4 मार्कर में आ सकते हैं। उसके बाद 5th हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि संविधान के महत्व को संक्षेप में स्पष्ट करना है हमें। ओके, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान कैसे महत्वपूर्ण है, या किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है, या संविधान देश या समाज के लिए क्यों आवश्यक है। हालांकि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था तो आंसर लगभग सेम ही रहेगा कि संविधान क्यों ज़रूरी होता है, ठीक। सबसे पहले कि संविधान है वो सरकार के दायित्वों और शक्तियों का निर्धारण करता है, यानी कि संविधान ये बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर सकती है, ठीक। दूसरा, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण लगा करके उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। यानी संविधान पहले तो ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकती है सरकार। दूसरा, संविधान ये भी बताता है कि जो सरकार है वो क्या नहीं कर सकती, यानी कि उसको कंट्रोल में रखता है कि क्या नहीं कर सकती, क्योंकि इसी चीज़ से जो सरकार है वो निरंकुश होने से बच जाती है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल ना हो तो सरकार तो अपनी मनमर्जी से चलेगी ना। अगर मनमर्जी से चलनी शुरू हो गई तो जो राजतंत्र था, राजा वाला सिस्टम था, और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। ओके, यानी कि संविधान क्या बताता है, पहली चीज़ कि संविधान ये बताता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए उसे। और दूसरा, संविधान ये बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती, यानी कि उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाती है। तीसरा, किसी भी राज्य के स्वरूप को संविधान के अस्तित्व से निश्चित किया जा सकता है। तीसरा ये कि सरकार को ठीक तरीके से चलाने के लिए, एक समानता के लिए, एक देश एक कानून के नियम को लागू करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब नियम होंगे तभी तो वो लागू किए जा पाएंगे ना। जब नियम होंगे तभी तो समानता एस्टेब्लिश की जा सकेगी। ओके, तो इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इसके साथ संविधान है वो सरकार का मार्गदर्शन भी करता है, यानी कि संविधान में ये निश्चित होता है कि क्या कार्य किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ओके, तो इससे सरकार चलाना आसान हो जाता है, उसको एक तरीके से गाइडेंस मिलती है गवर्नमेंट को कि ये होगा और ऐसे किया जाएगा इसको। इसके साथ साथ जो संविधान है हमारा वो जनसाधारण शासक वर्ग के प्रत्येक सदस्य के अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी कि हमें जो अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो हमारे कानूनी अधिकार है, वो हमें कहाँ से मिले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, हमारे संविधान से मिले। ओके, इसके साथ साथ संविधान है वो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा भी करती है कि कौन सी शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कौन सी पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये कौन क्लैरिफाई करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई करता है। ओके, इसी तरीके से संविधान सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को भी निश्चित करता है कि सरकार को क्या कौन से कार्य करने हैं, प्रशासनिक अधिकारी वो उनके किस तरीके से चयन होगा, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, ये सब कुछ भी संविधान ही निश्चित करता है। इसके साथ साथ संविधान समाज के परिवर्तन के यंत्र के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि समाज में जो भी बदलाव लेके आने, विकास है, तो उस विकास का जो आधार है, बदलाव का जो आधार है, शासन का जो आधार है, प्रशासन का जो आधार है, वो संविधान ही होता है। ओके, इसके साथ साथ संविधान है वो हमारे नागरिक, यानी कि जो हम सभी उसमें आ गए कि हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है कि अगर हमारी जो स्वतंत्रता है या हमारे जो अधिकार है, अगर उसको सरकार छीनने की कोशिश करती है, हनन
कोशिश करते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई दूसरा समूह हो, समुदाय हो, व्यक्ति हो, तो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये किसने कहा? ये भी संविधान ने कहा है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, जैसे हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया कि संविधान क्यों आवश्यक है। जैसे पहला, सामंजस्य तालमेल बिठाए रखने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, एक समान शासन व्यवस्था के लिए ज़रूरी होता है। वाद विवाद से बचने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार क्या नहीं कर सकती, इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नागरिकों के विवाद को निपटाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये थे हमारे 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ओके, यानी कि जो आपके 5 या फिर 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें पूछे जा सकते हैं, यानी कि 5 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। तो ये हम 1 मार्कर में डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान क्या होता है, कि किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए, किसी देश, राज्य या संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों, कायदे, कानूनों को हम बोलते हैं संविधान। ठीक, जैसे आपके घर का संविधान है, स्कूल का संविधान है, देश का संविधान है, तो वो क्या है? नियम, कायदे, कानूनी है। ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमने अभी जो क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे सेम आंसर हमारा रहेगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो रहेगा कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कई टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, कैसे है बताइए। सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छा यानी कि बुके है और इसमें सभी देशों के पुष्प है वो शामिल है। ये हमें एक्सप्लेन करना, मतलब एक ही बात है, जब हम बताएंगे कि भाई हमने यहाँ से लिया, वहाँ से वो मिल लिया, ऐसे लिया, तो वो एक्सप्लेन में सब कुछ हमारा कवरअप हो जाएगा। यानी कि जैसे कहा जाता है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा ही कुछ हमारे संविधान के साथ है। हमने इधर से उठाया, उधर से उठाया। हमारा संविधान मौलिक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने ही बनाया है, मौलिक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया हमने। जो जो अच्छी चीज़ें हमें लगी कहीं से भी, हमने उन सभी चीज़ों को उठा लिया, अपनी टोकरी में रख लिया, बन गया हमारा संविधान। तो भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, कि भारतीय संविधान, पहली चीज़ तो विशेषता ये कि मौलिक न होकर के व्यवहारिक है, कि हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि नया बनाना है, हमने ध्यान दिया कि प्रैक्टिकल सबसे अच्छा बनना चाहिए। ओके, इसलिए हमने अलग अलग स्रोतों से जो अच्छे अच्छे नियम थे, सिद्धांत थे, उनको हमने ग्रहण किया। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उन सोर्सेज को, उन स्रोतों को। एक तो विदेशी स्रोत, यानी कि दूसरे देशों से हमने बहुत कुछ लिया, और दूसरे हो गए देशी, यानी कि भारतीय स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी स्रोतों की, कि वहाँ से हमने क्या लिया। सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान, कि सबसे ज़्यादा जो हम प्रभावित हुए हैं किसी देश के संविधान से, तो वह है ब्रिटेन का संविधान। वहाँ से हमने लिया कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, कि हमने ये लिया कि जब चुनाव होगा तो उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उसको जीत प्राप्त होगी। इसमें ये नहीं होगा कि उसको 50% वोट मिले, 50% से ज़्यादा वोट मिले। ये हमने नियम तय नहीं किया कि जिसको ज़्यादा वोट मिले, मान लीजिए कि 50,000 वोट है और एक को सबसे ज़्यादा मिले हैं 16,000, 50% तो नहीं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा मिले तो वो जीतेगा, विजयी उसको माना जाएगा। ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। ऐसी सरकार का संसदीय स्वरूप, कि संसद होगी, उसके 2 भाग होंगे, उच्च सदन होगा, निम्न सदन, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा होगी। उसमें से लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वहाँ से प्रधानमंत्री बने। हुए सारी चीज़ें कहाँ से ली? ब्रिटेन के संविधान से हमने ली। ऐसे कानून का शासन होना चाहिए, कि पूरे देश के लिए एक जैसा संविधान होना चाहिए। ये भी हमने वहीं से सीखा, वहीं से हमने लिया। इसके साथ साथ विधायिका में, जैसे लोकसभा में सभापति होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, तो लोकसभा स्पीकर का पद है, राज्यसभा में सभापति का पद है, तो ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ऐसे ही कानून निर्माण की विधि, कि कानून कैसे निर्माण होना चाहिए, किस तरीके से, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया। उसके बाद अमेरिकी संविधान की बात करेंगे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, तो वहाँ से हमने लिया मौलिक अधिकार। जैसे जो अमेरिका का संविधान है तो वहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही फिर हम वहाँ से प्रेरित होकर के हमने भी अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है। ऐसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करें, जुडिशियल रिव्यू से बोलते हैं, यानी कि कोई कानून अगर बनाया गया है
किसने बनाया? संसद ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू कर सकती है कि क्या ये सही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो वो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम हमने कहाँ से लिया? ये भी अमेरिका से लिया है। ऐसी जो न्यायपालिका, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो स्वतंत्र होती है, सरकार के अंडर में नहीं होती। ओके, संविधान के अंडर में होती है, संविधान के अनुसार कार्य करती है। ये चीज़ें भी हमने अमेरिका के संविधान से उधार ली है। उसके बाद तीसरा आता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि ये कानून नहीं होते, ये एक तरीके से सलाह होती है, मशवरा होता है सरकार के लिए कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली? हमने ली आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद है फ्रांस का संविधान, कि फ्रांस के संविधान से भी हमने कुछ चीज़ें ग्रहण की है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कि इस प्रकार की जो बातें हम यहाँ पे हमारे संविधान में करते हैं, इस प्रकार के अधिकारों की बातें करते हैं, तो वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ऐसे कनाडा के संविधान की अगर बात करें तो हमने कनाडा के संविधान से एक तो संघीय शासन व्यवस्था ली है कि सरकार पूरे देश के लिए अलग होगी, राज्यों के लिए अलग अलग सरकारें होगी, ये हमने यहाँ से ली। ओके, ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ, कि हमने हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, इनको अलग अलग, संघ सूची पे केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाएगी। फिर अवशिष्ट सूची का क्या होगा? यानी कि जो तीनों सूचियों में नहीं आया वो विषय उसमें आ जाएगा, जैसे साइबर लॉज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से। इसी तरीके से रूसी संविधान है, ओके, जो रशिया का संविधान है, वहाँ से हमने लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। ओके, मूल हमारे कर्तव्य भी होते हैं, यानी कि हमारे सिर्फ राइट्स नहीं है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है। तो वो मूल कर्तव्य हमने वहाँ से लिए, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया अपने देश के अकॉर्डिंग। जर्मनी के संविधान से भी हम प्रेरित हैं, वहाँ से हमने क्या लिया? आपातकालीन शक्तियाँ, कि इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, कि इस टाइप की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, वो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ से भी ग्रहण की है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को, यानी कि जो संविधान है उसमें संशोधन कैसे होगा, कोई बदलाव करना है कोई भी कानून में तो कैसे बदलाव होगा, तो वो सारी प्रोसीजर हमने वहाँ से लिए। तो ये हो गई विदेशी स्रोत की हमने किस देश से क्या लिया। अब हम बात करेंगे भारतीय स्रोतों की। इसमें सबसे पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट 1928। अब कहानी क्या हुई थी कि 1928 में उस वक्त के जो हमारे वायसराय थे उन्होंने भारतीयों को चैलेंज कर दिया कि आप आज़ादी की बात करें, भाई आज़ाद कर दिया ना, देश चलाना मुश्किल हो जाएगा, आप तो स्कूल नहीं चला पाओगे। तो उस चैलेंज को कि अगर आप में दम है तो एक संविधान बना के बता दो ना अपने देश के लिए, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। तो मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य कांग्रेस के सदस्य वो एक संविधान तैयार करते हैं 1928 में, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो एक तरीके से कच्चा पक्का हमारा संविधान ही तैयार हो गया था, हमने कई सारी चीज़ें फिर उस संविधान से लिया। तो भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा, ये हमने वहीं से लिया, वहीं पे डिसाइड कर लिया था। उसमें देशी और भारतीय रियासत है वो अलग से नहीं होगी बल्कि एक जैसी ही होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से उठा ली थी कि इस टाइप से हमारी सरकार चलेगी। ऐसे ही भारत सरकार अधिनियम, हमारे संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो यहीं से लिया गया। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने बहुत कुछ लिया। इनके सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित रहा हमारे संविधान, जैसे अनुच्छेद 256, 352, 356, इनके तो शब्द भी हमने नहीं हिलाए, एज इट इज़ उठाया और अपने संविधान में रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे, यानी कि 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, 2/3 जो भाग है हमारा संविधान का, ओके, 66% के आसपास, ये पार्ट हमने इसी से लिया है, भारत सरकार अधिनियम से। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी कुछ चीज़ें हमने तय कर ली थी कि हमें ये चाहिए, जो चीज़ चाहिए तो हमने फिक्स कर लिया था जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला था। ऐसे भारतीय नेताओं का भी प्रभाव था, जैसे गांधी जी का दर्शन था। गांधी जी चाहते थे कि सपनों का देश ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोगों के पास एक समान अधिकार होने चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ओके, महिलाओं को भी एक समान अधिकार मिलने चाहिए। तो वो चीज़ें जो गांधी जी का दर्शन था वो हमने संविधान में शामिल किया कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है। ऐसे ही कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में कांग्रेस पार्टी का, हर साल एक मीटिंग अधिवेशन हुआ करता था। तो 1931 में 1931 में कराची में हुआ था। उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि आज़ाद होने के बाद देश का संविधान कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी लिया। तो ये हो गए भारतीय स्रोत कि हमने कहाँ से क्या कुछ लिया है हमारे संविधान में, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स को, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको यहाँ से दे रहा हूँ। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, कि इसको ठेके पे नहीं बनवाया हमने, विदेशियों ने नहीं बनाया, इसको हमारे जनप्रतिनिधियों ने ही बनाया भारतीय संविधान। जैसे हम प्रिम्बल प्रस्तावना को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि हमने बनाया इसको। जो हमारे प्रतिनिधि चुने हुए थे उस वक्त, उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना अप्रत्यक्ष विधि से और उन्होंने देश का संविधान तैयार किया। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि भारतीय संविधान को भारतीय लोगों ने, आम जनता ने, आम जनता के प्रतिनिधियों ने तैयार किया, इसे किसी विदेशी शक्ति ने तैयार नहीं किया, यानी कि थोपा नहीं गया। ओके, पहली विशेषता। दूसरी कि भारतीय संविधान लिखित है। ये जो संविधान होता है, नियम कायदे कानून ही तो होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं, लिखित भी अलिखित भी, रिटन नॉन रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। जैसे आपके घर का संविधान अलिखित है, हमारे देश का स्कूल का संविधान लिखित है, तो हमारा संविधान कैसा है, देश का संविधान लिखित है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरा लचीला संविधान है। लचीला मतलब इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कि जब हमें ज़रूरत लगे कि हाँ समय के अनुसार इसमें बदलाव करना, उन नियमों कायदे कानूनों में हम बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीला भी है और जीवंत दस्तावेज है, यानी कि समय के अनुसार ये बदलता रहता है। चौथी विशेषता है प्रभुत्व संपन्न, कि भारतीय संविधान जो है वो हमारे देश को प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करता है, यानी कि हमारे घर के डिसीजन, हमारे जो डिसीजन है हमारे देश के, वो हमारे रहेंगे, कोई विदेशी ताकत के अधीन हम नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से देश को चलाएंगे। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक देश, भारतीय संविधान ने देश को लोकतांत्रिक देश डिक्लेयर किया है, यानी कि देश में सरकार कैसी होगी, जनता की चुनी हुई सरकार होगी। पीपल, जो लोग होते हैं, दे कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड दे कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, वो चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये किसने डिक्लेयर किया, हमारे संविधान में। छठी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमारा जो संविधान है वो ये डिक्लेयर करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं वो एक समान है, सभी के लिए एक जैसे नियम कायदे कानून है, सभी लोग स्वतंत्र आज़ाद है किसी भी धर्म को मानने के लिए और किसी भी धर्म को ना मानने के लिए, उनका पर्सनल मैटर है, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की। उसके बाद अगर हम सातवीं विशेषता की बात करें कि संसदीय सरकार को हमने अपनाया, यानी अपने यहाँ पे सरकार कैसी होगी, संसदीय सरकार होगी कि हम प्रतिनिधियों को चुनेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को चुनेंगे, फिर लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वहाँ सरकार बनेगी। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अपनाई है। ओके, इसके साथ साथ संघीय देश, भारतीय संविधान ये भी घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें बहुत सारे राज्य होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, राज्यों के अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होगी। तो ये भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये जो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, इनको आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना तो हो जाएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो ये था हमारा आज का एपिसोड वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किए आपके पोल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला चैप्टर है। अगर आपको लगा कि ये यूज़फुल है तो ज़रूर बताइएगा, अगर यूज़फुल है तो कमेंट करके आपको बताना है कि इसको कंटिन्यू करें या फिर हमें नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।